नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रीना शर्मा मेरे YouTube चैनल जीके स्टडी बेसिक में आपका स्वागत करती हूँ। आइए विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं हमारे अगले पाठ की तरफ, जो कि पद्य भाग का है। यह है दंतुरित मुस्कान। कवि का नाम है नागार्जुन। दंतुरित मुस्कान पाठ में एक बच्चा जिसके नए नए 2 दांत निकले हैं, उस समय की जो मुस्कान होती है वो कितनी अद्भुत मुस्कान होती है, जिसे देख करके ऐसा लगता है जैसे पत्थर हृदय कोई व्यक्ति हो तो वह भी बिल्कुल पिघलकर पानी जैसा हो जाता है। तो दंतुरित मुस्कान के विषय में जानते हैं हम कवि यहाँ क्या कहना चाहते हैं। एक तरह से कवि का मानना ये है कि जो बच्चे की मुस्कान होती है, 2 दांतों वाली जो मुस्कान होती है, वह मनोहारी, नीरस और कठोर हृदय व्यक्ति को भी सरस और जीवंत बना देने वाली होती है। कवि को वो अपलक निहार रहा है बच्चा, और उसके विषय में बताया गया है। देखिए, यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। प्रस्तुत कविता में कवि नागार्जुन जी ने एक बच्चे की सुंदरता का बखान किया है, जिसमें अभी नए नए 2 दांत अभी निकले ही हैं, अर्थात बच्चा लगभग 6 से 8 महीने के बीच का रहा होगा। जब बच्चा अपनी मुस्कान बिखेरता है तो ऐसा लगता है जैसे मृतक व्यक्ति में भी जान डाल दी हो, और धूली धूसर मतलब धूल से सना हुआ, उस धूली धूसर तुम्हारी ये गात मतलब शरीर, धूल से सना हुआ जो बच्चे का शरीर है, वो कवि को ऐसा लग रहा है जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, तो कमल का फूल तालाब छोड़कर मेरी झोपड़ी में आकर खिल गया हो। कवि को लगता है कि परस पाकर तुम्हारा ही ये प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कवि को ये लग रहा है कि तुम्हारे स्पर्श मात्र से ही एक पाषाण हृदय जो व्यक्ति होता है उसका भी दिल पिघलकर सहृदय बन जाता है। छू गया, नेक्स्ट देखिए, छू गया तुमसे कि झड़ने लगे सेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल, तुम मुझे नहीं पाए पहचान, देखते ही रहोगे एनिमेश, थक गए होंगे आंखें लुभे। यहाँ कवि बच्चे के निश्चल चेहरे के जादू के विषय में बता रहे हैं कि वह इतनी सुंदर मनोहारी मुस्कान से देख रहा है कि उसके छू लेने से, बच्चे के स्पर्श से, उसके सुकोमल स्पर्श से बांस और बबूल से भी सेफालिका के फूल झरने लगते हैं। बच्चा अभी कवि को नहीं पहचान पा रहा है, बच्चा अपलक बिल्कुल कंटिन्यू कवि की तरफ निहार रहा है, देख रहा है। तो कवि कहते हैं कि तुम थक गए होंगे, तुम्हारी सुविधा के लिए मैं अपनी आंखें तुमसे फेर लेता हूँ, क्योंकि किसी भी चीज को अपलक देखने से थकान होने लगती है। तो यहाँ कवि को ऐसा महसूस हो रहा है, इसलिए कवि वहां से अपनी दृष्टि हटा लेना चाहते हैं, जिससे बच्चे को थोड़ा आराम मिल सके। बच्चे का जो सौंदर्य है कवि को मंत्रमुग्ध कर दे रहा है। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ ने माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न पाता जान, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। यहाँ कवि नागार्जुन जी कह रहे हैं कि कवि को इस बात का एहसास है कि बच्चे से पहले उसकी पहचान नहीं हो पाई थी। क्यों? क्योंकि कवि बाहर रहते हैं, कवि ने बच्चे को पहली बार देखा है, तो बच्चे की माँ का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इतने सुंदर सौभाग्य का दर्शन उसकी माँ के कारण, बच्चे की माँ के कारण ही कवि को प्राप्त हुआ है। तो कवि उनका धन्यवाद कर रहे हैं, जो कि बच्चे के और कवि के बीच में एक माध्यम बनी है। कवि तो उस बच्चे के लिए अजनबी है, परदेसी है, इसलिए वह अच्छी तरह समझता है कि बच्चे की उससे कोई जान पहचान नहीं है, बच्चे का उनसे कोई संपर्क नहीं रहा है, इसलिए
बार बार वो बच्चे की माँ को धन्यवाद देते हैं। बेटा छोटे छोटे मैंने पार्ट बनाए हैं इसके, और छोटे छोटे पार्ट्स के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। बहुत छोटी छोटी वीडियोस मैं आपके लिए बना रही हूँ शॉर्ट में। इनको बहुत ज़्यादा डेप्थ में घुमा फिरा के बिल्कुल नहीं बना रही हूँ, जिससे कि आपका टाइम कम लगे। आप स्कूल में पढ़ चुके हैं सभी बच्चे, 2-3 बार रिवीजन कर चुके हैं, 2-3 एग्जाम्स दे चुके हैं, मुझे पता है। अब आप लोग यहाँ से पढ़ेंगे तो बिल्कुल शॉर्ट में आपको वो सारी चीजें फटाफट रिवाइज हो जाएंगी। फोर्थ वाला देखिए, उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर, देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जब भी आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती है बड़ी छविमान। यहाँ पे बच्चा अपनी माँ की उंगलियों को चूसता है तो ऐसा लगता है कि जैसे माँ उसे अमृत पान करा रहे हो। मधुपर्क मीन्स यहाँ पे पंचामृत, जो बच्चे को चटाया जाता है जब उसके दांत निकलते हैं, उसके विषय में बात की जा रही है कि वो जो माँ है बच्चे की, बालक की जो माँ है वो उसे अमृत पान करा रही है। इस बीच वह बच्चा तिरछी नजरों से, कनखियों से कवि को देखता है। जब दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती है, वैसे ही बच्चा अपनी दंतुरित मुस्कान बिखेर देता है, और इस बहुत ही सुंदर दंतुरित मुस्कान के दर्शन कवि को हो जाते हैं, जिससे कवि के हृदय में वात्सल्य का भाव उमड़ पड़ता है। कवि को बच्चे की दंतुरित मुस्कान बहुत पसंद आ रही है, बहुत अच्छी लग रही है। अब बेटा हम चल रहे हैं नागार्जुन की दूसरी कविता की ओर। यहाँ पर फसलों के महत्व के विषय में बताया गया है कि फसलें जो है प्रकृति और मनुष्य दोनों के सहयोग से पैदा होती है, एक से कुछ नहीं होता। कि मनुष्य मतलब किसान परिवार, और किसान जब तक मेहनत नहीं करेगा तो केवल प्रकृति के कारण फसलें उत्पन्न नहीं हो सकती, और अगर प्रकृति का साथ नहीं होगा तो किसान परिवार की मेहनत से कुछ नहीं होगा। तो आइए हम इस चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि नवीन सृजन के लिए मानव और प्रकृति का आपस में एक दूसरे का सहयोग होना जरूरी है। एक दूसरे के सहयोग पर ही ये निर्भर करती है। तो देखिए काव्यांश, एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारे नदियों के पानी का जादू। मतलब फसल एक तो नहीं बल्कि ढेरों नदियों के पानी के जादू से उत्पन्न होती है। पानी का जादू उसमें समाया होता है। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। फसल लाखों करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा से भरी हुई होती है, क्योंकि एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। क्योंकि देखो लाखों लाखों हाथों की स्पर्श की गरिमा क्यों होती है? क्योंकि किसान और उसका पूरा परिवार जब तक फसल में मेहनत नहीं करता तब तक फसल उत्पन्न नहीं होती है। इसी प्रकार से हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म भरा हुआ होता है। तरह तरह की नदियों के पानी, मनुष्य का परिश्रम, धरती की मिट्टी का गुणधर्म, क्योंकि मिट्टी भी हमेशा एक सी नहीं रहती। बारिश के पानी से, हवा से, आप जानते ही हैं कि मिट्टी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित होती रहती है, और हजारों हजारों खेतों की मिट्टी एक दूसरे में परिवर्तित होती है। तो अनेक प्रकार की मिट्टी का जो गुणधर्म है उसके सहयोग का परिणाम यह है कि फसल उत्पन्न होती है। अगर इनमें से किसी एक का भी अभाव हो तो फसल उत्पन्न नहीं हो सकती। अब आगे हम देखते हैं फसल क्या है। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, वह भूली कारी संद्री मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच हवा की थिरकन का। देखो फसल के विषय में बताया गया है, फसल जो कि मनुष्य और प्रकृति के आपसी सहयोग से उत्पन्न होती है। इसके विषय में कवि नागार्जुन जी कह रहे हैं कि जिस फसल को हम किसी अनाज या सब्जी या फल के रूप में देखते हैं, वह फसल और कुछ नहीं। क्या है वह?
वह तो नदियों के पानी का जादू है। मतलब नदियों का पानी, मीठा पानी उसे मिला और उसका स्वाद बढ़ा और फसल उत्पन्न हुई। तो यह नदियों के पानी का जादू है, हाथों के स्पर्श। किसान परिवार जो है उसके हाथों की स्पर्श की महिमा है, उसके स्पर्श के कारण, उसकी मेहनत के कारण फसल उत्पन्न हुई है। भूरी काली मिट्टी, संदली मिट्टी का गुणधर्म है। मैंने अभी आपको बताया कि एक खेत की मिट्टी एक खेत में ही नहीं रहती, कई बार बारिश के कारण एक खेत की मिट्टी दूसरे खेत में जाती है, कई बार हवा के कारण जाती है। तो ये बहुत सारे कारण होते हैं कि प्रकृति मिट्टी को परिवर्तित करती रहती है, एक खेत से दूसरे, दूसरे से तीसरे। तो ऐसे हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म हमने अभी जैसा पढ़ा है। तो फसल क्या है? भूरी, काली और संदली मिक्स मिट्टी जो होती है उसका गुणधर्म है। रूपांतर है सूरज की किरणों का, मतलब सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप है। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। देखो, कवि को लगता है कि जब फसलों को जरूरत होती है तेज धूप की, उस वक्त सूरज उन्हें तेज धूप देता है। जब जरूरत होती है कम धूप की, तो सूरज की धूप कम होती है। तो मतलब सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप। कवि को लगता है कि फसल में हवा की थिरकन, सिमटा हुआ संकोच भी भरा है। इन सबके सहयोग से ही खेतों में लहराती हुई फसलें खड़ी होती हैं। मतलब फसल अकेले किसान परिवार से या फिर अकेले प्रकृति के सहयोग से उत्पन्न नहीं होती, फसल उत्पन्न होती है इन दोनों के ही सहयोग से। बेटा, ये मैंने एक फटाफट वाली समरी आपके सामने प्रस्तुत की है। आपको अगर मेरा चैप्टर, जो मेरे समझाने का तरीका है, ये पार्ट आपके लिए हेल्पफुल हो और तो आप मेरे चैनल रीना शर्मा जी के स्टडी बेसिक को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों, अभी जो हमने चैप्टर पढ़ा है उसके 5 क्वेश्चंस मैंने यहाँ डाले हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अभी बोर्ड एग्जाम की तैयारी में जुटे हुए हैं और मेरे वीडियोस आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी आएगी, ये मैं भी जानती हूँ, ये आप भी जानते हैं और सब जानते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी बेटा कि आप लोग जो लर्न कर रहे हैं उन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा लिख के ज़रूर पढ़ें, क्योंकि आपका लिखना बेहद ज़रूरी है। इससे आपकी राइटिंग स्पीड बढ़ेगी, इससे आपकी जो अशुद्धियाँ हैं, लिखने में जो अशुद्धियाँ हैं वो अशुद्धियाँ दूर होंगी और आप में कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि लिखा हुआ कभी आप भूलेंगे नहीं। जो भी हम लिख देते हैं उसे हम भूलते नहीं हैं, तो हमारे दिमाग में एक तरह से स्थायी रूप से वह स्टोर हो जाता है। तो बच्चों, आप लिखिए ज़रूर। दिन में कम से कम आप 20 से 25 मिनट आप वही लिखिए जो आप लर्न कर रहे हैं। तो आपको लर्न भी होगा, आपका लिखना भी होगा, आपकी एरर्स भी कम होंगी, आपका टाइम भी कम लगेगा। तो लिख के जरूर लर्न कीजिए। देखिए, प्रश्न देखिए बेटा, बच्चे की मनोहारी मुस्कान कैसी है? आंसर आपको दिख रहा है। और वैसे ही मुझे पता है कि मेरे बच्चों ने ये वीडियो बड़े ध्यान से देखा है, तो आप लोगों को इसके आंसर क्वेश्चन को देख के ही दिमाग में क्लिक हो रहा है। दूसरा देखिए, कवि ने स्वयं को क्या बताया है? आंसर आपको पता है, क्योंकि कवि ने बच्चे से पहली बार ही मिले हैं और वो तो चिर प्रवासी हैं, परदेशी हैं, बाहर रहने वाले हैं। कठिन पाषाण, कठिन पाषाण से कठोर हृदय वाला। पाषाण मतलब पत्थर, कठोर पत्थर। लेकिन यहाँ तात्पर्य पूछा है, शाब्दिक अर्थ नहीं पूछा, इसलिए कठोर हृदय व्यक्ति। कवि के अनुसार फसल क्या है? जस्ट अभी आपने पढ़ा कि फसल जो है प्रकृति और मनुष्य के सहयोग, श्रम का फल है। नेक्स्ट, फसल किसके हाथों के स्पर्श की महिमा है? किसान परिवार की, मजदूरों के हाथों की। तो मैंने इसके लघु उत्तरीय प्रश्न बताए हैं। कवि ने शिशु और उसकी माँ को धन्य क्यों कहा है? यह दंतुरित मुस्कान कविता के आधार पर बताइए। और दूसरा, फसल कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? ठीक है बेटा, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ओके बच्चों, जय भारत, जय हिंद।